साथियों नमस्कार, मैं राजेश। दोस्तों आज हम लोग आर ओ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हैं जो आपका आगामी एग्जाम है आर ओ का, उसके लिए रामबाण साबित होगा। साथियों ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज है, ये दूसरी टेस्ट सीरीज होगी आज हमारी, और ये जियोग्राफी के टेस्ट सीरीज है। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे सब के सब जियोग्राफी से रिलेटेड होंगे। इसके पहले हम लोगों ने जीएस वर्ल्ड की जो पहली टेस्ट सीरीज पढ़ाई थी, बताई थी, सॉल्व किए थे हम लोग, वो हिस्ट्री का, उसमें पूरा का पूरा प्रश्न हिस्ट्री का था। तो हम लोग इसलिए इस टाइप का प्रश्न चुनते हैं क्योंकि अगर हम लोग पूरा हिस्ट्री का देख लिए, जितने भी हिस्ट्री से अब तक प्रश्न बने हुए हैं आर ओ में, वो या उस टाइप के जो बन सकते हैं ऐसा, तो अब हम लोग इसी तरह दूसरा में भी देख रहे हैं जियोग्राफी, यानी आर ओ में कितने भी प्रश्न अब तक जियोग्राफी में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कई बार रिपीट हुए हैं वो आए हैं, और उससे रिलेटेड कौन सा प्रश्न नया बन सकता है, और वो प्रश्न आज की टेस्ट सीरीज में सम्मिलित है। इसके बाद जो हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज होगी वह जो है इंडियन पॉलिटी से संबंधित होगा। उसमें भी जो अब तक आर ओ में कई बार रिपीट हुए हैं या उस तरह के प्रश्न जो बन सकते हैं उसमें प्रश्न रहेंगे। तो आज की हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है करिएगा। मतलब यही वो टेस्ट सीरीज है मेरे भाई, जो इसको लिए आपको 4-5 हज़ार रुपया आपको जो है ये चार्ज करता है अगर आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पर फ्री है बिल्कुल, आप लोग एक स्टेमिना से देखिएगा, क्योंकि हमने इसको डिटेल समझाया। जितने भी प्रश्न हैं ऐसा बहुत आप लोग देखे होंगे यूट्यूब पर जो पढ़ाया जाता है, मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आमतौर पर आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर जो बताया जाता है कि बस प्रश्न पढ़े, उसका उत्तर पढ़े, फिर आगे चले गए। तो मेरे भाई हम प्रश्न पढ़कर आपको उत्तर अगर बोलकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं आपको प्रश्न और आंसर की दे दूं, आप खुद कर लेंगे, तो क्या फ़ायदा एक टीचर का। तो यही हम लोगों ने एक एक प्रश्न पर उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे, यानी जिसे समेकित विधि कहा जाता है, मतलब उस तरह का कर देना कि उस टाइप का अगर कोई प्रश्न आए या उससे रिलेटेड आए तो आपसे छूटे ना। तो ये होता है समेकित विधि से प्रश्न सॉल्व करना। तो साथियों यही हमने अपनी पूरी कोशिश की है। हमारे पास तो संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन फिर भी हम एक अपना, हमारा भी ये नया चैनल है, तो हमने पूरी अपनी जान लगा के, कोशिश लगा के लपटा हूँ कि मैं जो भी हमारे संसाधन है इसी के भरोसे मैं आप सबके बीच आता हूँ, और जो कुछ भी हमसे हो सकता है मैं वो करता हूँ। तो आप लोग का भी मेरे भाई थोड़ा सा कर्तव्य बनता है कि आप लोग थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज का टेस्ट सीरीज हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज अपने पहले प्रश्न पर देते हैं क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चुनिए। तो मेरे भाई ये कुछ ग्रहों का नाम दिया गया है। कह रहा है कि सूर्य से दूरी के बढ़ते क्रम में इन ग्रहों को ऑर्डर में सेट करना है। तो हमें पता है मेरे भाई हमारा सूर्य है ये, और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और 8 ग्रह कुल होते हैं। तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध होता है, उसके बाद शुक्र होता है, उसके बाद पृथ्वी होता है, उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण। ऐसा क्रम होता है ये बढ़ते क्रम में। तो सूर्य से सबसे नज़दीक बुध होता है, बुध इसमें है नहीं, तो शुक्र होगा। सबसे पहले शुक्र पहले नंबर पर आ जाएगा, फिर होगा पृथ्वी होगा, फिर पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद बृहस्पति, शनि। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑर्डर बन रहा है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। तो यही सही ऑर्डर है क्रम में। तो हमारा हो गया पहला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण था ये ग्रहों से संबंधित। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। क्या है हमारा दूसरा प्रश्न? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? उत्तर ध्रुव, भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर। तो हमें पता है मेरे भाई, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देने के लिए बताएं। जैसे हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के 23.5 डिग्री नॉर्थ पर जो है वो कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण पर वो मकर रेखा, और पृथ्वी की जो 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर ये भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा पर जब सूर्य चमकता है तो दोनों गोलार्धों में, यानी पूरी पृथ्वी पर दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, यानी बराबर होते हैं। और 2 डेट ऐसा होता है मेरे भाई, मार्च 21 मार्च और सितंबर 23 सितंबर, ये 2 डेट ऐसी होती है कि सूर्य मकर रेखा पर चमकता है, भूमध्य रेखा पर, सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है। और भूमध्य रेखा पर जब भी सूर्य चमकेगा तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होगा, 12-12 घंटे को। तो दिन और रात की अवधि बराबर होगी कब? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकेगा। तो चले हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई ये। देखिए मिलाने वाला प्रश्न है। मिलाने वाला प्रश्न में एक खासियत होती है, हमें अगर बहुत थोड़ा सा भी आता रहता है तो हम लोग इसे कर ले जाते हैं। देखिए कैसे करते हैं हम लोग।
बहुत सरल होता है। आपको इस ट्रिक आप अगर फॉलो करेंगे तो आप लोग कभी भी मिलाने वाला प्रश्न गलत नहीं करेंगे। कैसे, देखिए, ये सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ हमें पृथ्वी से उत्पत्ति के बारे में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं और इस सिद्धांत के प्रतिपादक के नाम इधर दिए गए हैं, तो हमें इन सबको मिलाना है। अब हमें मान लीजिए पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हमें एक तो क्लियर है, निहारिका परिकल्पना जो है इसको दिया था लॉपलास ने, ये तीसरे पर आ जाएगा। और एक हमें और 100% क्लियर है, अंतर तारक ध्रुव परिकल्पना जो है ये दिया था ये 2 ऑटो श्मिट ने। ये अब देखिए हमारा 2 से काम बन रहा है, यानी ए जो है 3 पे आना चाहिए और डी जो है 2 पे आना चाहिए। तो ये सी में हमारा बन रहा है काम, ऑप्शन नंबर सी हो रहा है। ए 3 पर है और डी 2 पर है। इस हिसाब से सी वाला जो है वो 4 पे आना चाहिए। ये द्वैतारक जो है, अब तो हमें पता लग गया, तो ये इस पे आ जाएगा। और एक हमारा और बच्चा है ये ग्रहाणु परिकल्पना, ये 1 पे चला जाएगा। तो हमारा हो गया क्लियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई। ये देखिए क्या कर रहा है, कितना सरल दिया गया है, क्योंकि हर एक कठिन चीज़ में एक सरल चीज़ घुसी रहती है। उसको अगर आप लोग पकड़ लेंगे ना, तो आप लोग सरल क्वेश्चन को क्रैक करना सीख जाएंगे। क्या है मेरे भाई, एक देखिए क्या है यहाँ दिया है। पहला, परतदार चट्टानों के विषय में जानकारी कुछ दिया गया है, कथन दिया गया है, और कौन सा कथन सही है उसे हमें बताना है। तो पहला दिया है क्या, ये चट्टानें यानी परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ये तो सही है, परतदार चट्टानें इसे ही निर्मित होती हैं। दूसरा कथन कर रहा है, इसके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। ये भी सही है भाई, परतदार चट्टानों में ऐसा होता है। तीसरा दिया है, परतदार चट्टानें जीवाश्म विहीन होती है, यानी परतदार चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये गलत है मेरे भाई। जो परतदार चट्टानें होती हैं इसी में तो जीवाश्म पाया जाता है, तो ये गलत दे दिया है। अब हमारा 3, ये कथन नंबर 3 जिसमें होगा वो गलत हो। एक सी में है ये गलत हो गया, डी में है ये गलत हो गया, और हमारा कौन 1 2 4 जिसमें नहीं है वो सही है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करिए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा रहेगा इससे। तो चलिए हम लोग 5वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 5वां प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। जिस टाइप के पूछे गए प्रश्न हैं वो है रिपीटेड क्वेश्चन, और किस प्रकार प्रश्न बनने की संभावना है वो है। तो क्या है 5वें में, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा अलग है। नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, शैल। तो मेरे भाई हमें पता है कि नीस जो है मेरे भाई, यह जो एक प्रकार जो ये पत्थर है, 5वां प्रश्न में हम लोग जो देख रहे हैं। तो पहले आपको ये बताते हैं, बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल। बालू का पत्थर, चूना पत्थर और शैल जो है मेरे भाई ये अवसादी चट्टानें हैं। कौन सा है, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों से निर्मित हैं। और ये नीस जो है मेरे भाई यह जो है रूपांतरित चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है, इसीलिए यह अलग है। इसमें कह रहा है कि समूह में संबंधित नहीं है, तो नी से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए वाला। क्यों, क्योंकि यही रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित मतलब ये दूसरे कन्वर्ट से, मतलब दूसरे फॉर्म से कन्वर्ट होकर दूसरा रूप बनी है, और यह अपने अवसादी चट्टान से निर्मित है। तो चले हम लोग अब अपने अगले प्रश्न पर। क्या है हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, ज्वालामुखी से संबंधित है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ये हमें बताना है। तो मेरे भाई एक चीज़ तो हमें क्लियर है, ये जो विकल्प नंबर 1 है किलिमंजारो, यह निष्क्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय नहीं है। तो इससे ये हमें कंसेप्ट मिला कि जिसमें भी एक होगा यानी किलिमंजारो होगा वो गलत हो जाएगा। तो हमें कुछ सही पूछा है, तो ये निष्क्रिय है, इसका मतलब ये गलत है। तो जिसमें एक होगा वो गलत होगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब 2 तो हमारा गया, अब 3 में कौन सा सही है, ये सी और डी में कौन सा सही है, ये हमें अब देखना है। तो मेरे भाई ये एटना जो है ये जो है सक्रिय ज्वालामुखी है, मौना लाओ ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायु ये भी सक्रिय ज्वालामुखी, यानी तीनों के तीनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अब आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दें मेरे भाई, ये जो एटना है यह इटली में है, ये एटना इटली में है। मौना लाओ जो है अमेरिका के हवाई द्वीप में है, और किलायु तो आप लोग जानते होंगे ये भी हवाई द्वीप में है। तो इसमें थोड़ा सा जानकारी आपको दे दिया।
तो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, डी, ये डी सही होगा हमारा। 7वां हम लोग देख लें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है भूकंप के पैमाने से। क्या है, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है क्या मापने के लिए? तो हमें पता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम 2 पैमाना का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। तो पैमाना क्या होता है, एक रिक्टर पैमाना, एक मर्केली पैमाना, लेकिन इसमें रिक्टर पैमाना दिया है, तो रिक्टर पैमाने का उपयोग कहाँ होता है, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर 8वां देखें क्या कह रहा है। 8वां क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है? अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ा महाद्वीप कौन होगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो हमें पता है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उसके बाद जो होता है अफ्रीका, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद ये यूरोप, अंटार्कटिका, ऐसे करके होते हैं। तो हमें पता है यहाँ एशिया नहीं दिया गया है, तो अफ्रीका होगा पहले नंबर पे। तो जहाँ पहले नंबर पे अफ्रीका है वही सही होगा, और ये जहाँ अफ्रीका नहीं है वो गलत हो जाएगा। तो ये गलत हो गया क्योंकि ये अवरोही क्रम में दिया है, तो अवरोही क्रम में हमें बताना है, तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो ए और सी में से है, तो सबसे बड़ा अफ्रीका होता है, उसके बाद इसमें दिए हुए ऑप्शन में ये उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो चले हम लोग अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित महाद्वीपों में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? तो हमें पता है मेरे भाई ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि है, ऑस्ट्रेलिया एक सबसे छोटा महाद्वीप है 7 महाद्वीप में हमारे। तो और ऑस्ट्रेलिया में जो जनता निवास करती है वो 2.5 करोड़ के आसपास, 2.25 करोड़ के आसपास जनता है। तो जितना भारत एक वर्ष में पैदा करता है उतना ही ऑस्ट्रेलिया लगभग उसकी जनसंख्या है 2.5 करोड़ के आसपास। तो आप सोचिए इतनी कम जनसंख्या है, तो प्रति व्यक्ति भूमि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में ही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। देखें बड़ो हम लोग 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? मतलब किस महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत, मतलब ओवरऑल नहीं बात कर रहा है, मतलब कोई ऐसा महाद्वीप का नाम आपको बताना है, उसके जो मतलब पूरा क्षेत्रफल है उसकी तुलना में मैदानी प्रतिशत ज़्यादा हो। तो ये कहाँ है मेरे भाई, ये ऑप्शन नंबर हमें मिल जाएगा, ये यूरोप में, ऑप्शन नंबर सी। तो यूरोप, दक्षिण अमेरिका दोनों महाद्वीप में अधिक मैदानी भाग का विस्तार है। तो यूरोप में मतलब उसकी जो और एरिया मतलब क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग ज़्यादा है। अब हम लोग 11वां देखते हैं, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है मेरे भाई, एंडीज़ पर्वत श्रेणी। एंडीज़ पर्वत श्रेणी बहुत ही, ये कहाँ है, दक्षिण अमेरिका की, दक्षिण अमेरिका में है, और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में है। कितनी इसकी लंबाई है मेरे भाई, इसकी लंबाई की अगर बात करें तो 7200 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम एकांगुआ है, एकांगुआ। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर, 12वें पर क्या है, मस्त प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है? तो हमें पता है आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मेरे भाई ये यूरोप में है। कहाँ है ये आल्प्स पर्वत श्रेणी, ये यूरोप में है। तो यूरोप के कौन से देश इसमें नहीं आता है ये बताना है। तो फ्रांस भी आता है, जर्मनी भी आता है, ऑस्ट्रिया भी आता है। आप लोग देखेंगे अगर मैप में, वर्ल्ड का जो मैप लेंगे अगर आप जो प्राकृतिक वाला, तो उसमें मिल जाएगा। तो उसमें इंग्लैंड नहीं आता है आल्प्स पर्वत श्रेणी में, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, और बाकी सब आते हैं। तो अब हम देखें, मस्त प्रश्न है ये भी, देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ये नहीं पर आप लोग ज़रूर ध्यान दिया करिए भाई, क्योंकि हमें आता हुआ प्रश्न ये गलत करवा देता है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं पर नहीं जा पाता। तो एक तरफ यहाँ दिया है मरुस्थल का नाम दिया गया है, और कौन सा मरुस्थल किस देश में पाया जाता है इस देश का नाम दिया गया है। तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में पाया जाता है, सही बात है, फिक्स है, ये तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। कराकोरम तुर्कमेनिस्तान में पाया जाता है,
गिब्सन मरुस्थल जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये जो एक दिया है मेरे भाई तकला मकान मेरे भाई उज्बेकिस्तान दिया, लेकिन उज्बेकिस्तान नहीं, गलत है, यह चीन में होगा। चीन का एक जिनजियांग स्टेट है, वहाँ पर पाया जाता है ये तकला मकान, तो यही गलत है, तो बाकी सब सही थे। तो चले हम लोग अपने अब अगले प्रश्न पर। देखें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, मतलब कौन सा जोड़ा सही है उसे हमें बताना है। तो केन्या देश है और ये इधर देश का नाम दिया गया है और इधर घास के मैदान का नाम दिया गया है। तो कौन सा घास का मैदान कहाँ किस देश में पाया जाता है इसको हमें बताना है, कौन सा जोड़ा सही है। तो केन्या कैंपोज में है, नहीं मेरे भाई, जो कैंपोज है ये ब्राज़ील में है। कहाँ है, ब्राज़ील में, तो केन्या में नहीं है, ये गलत हो गया। ये अर्जेंटीना पंपास ये जो है ये अर्जेंटीना में है, सही है, डी वाला ये सही है। और ये जो सवाना है ये भी गलत है इसमें, ये जो हमारा 14वें प्रश्न में दिया है ना, ये जो सवाना है मेरे भाई ये भी गलत है। सवाना कहाँ है, केन्या में है। ये जो सवाना है वेनेजुएला में नहीं है, ये केन्या में है, ये केन्या में है। और स्टेपीज जो दे दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये अमेरिका में नहीं है, ये स्टेपीज यूरेशिया में है। तो आपको मैं पूरी जानकारी दे दिया। तो इसमें पूछा कौन सा सही नहीं, सही है तो सही केवल अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, मैपिंग का सवाल दे दिया आपको। क्या है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या होता है, हॉर्न मतलब सींग, हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के सींग। आप लोग अगर अफ्रीका का अगर मैप देखेंगे ध्यान से मेरे भाई, तो उसमें एक ऐसे जैसे अफ्रीका है, ये ऐसे सींग जैसा कुछ निकला है। ये सींग में जो है ये 3-4 देश आते हैं, चार लगभग, तो वो इसी सींग में आते हैं, तो इसीलिए इसे अफ्रीका का सींग कहा जाता है। अफ्रीका के सींग में कौन कौन से देश आते हैं मेरे भाई, वो आपको बता दें, जिबूती, इथोपिया, जीस नाम होता है, ये आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, जिबूती, इथोपिया, इट्रिया और सोमालिया, ये 4 देश अफ्रीका के सींग में आते हैं। और उसे अफ्रीका का जो सींग है इसे सोमाली प्रायद्वीप भी बोला जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यहाँ कौन कौन हो गए, सोमालिया, इथियोपिया, जिबूती, ऑप्शन नंबर सी। 3 दिया है इसमें, लेकिन 4 होते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। घाना कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखना होगा यहाँ 16वें में। तो घाना जो है आकरा जो है ये घाना में है, ये महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये इसी राजधानी है, ये ऐसा नहीं है, ये एक तरफ राजधानी दिया है, एक तरफ देश दिया गया है। तो घाना की राजधानी जो है आकरा है। नामीबिया की राजधानी मेरे भाई जो है विंडहॉक है। और युगांडा की राजधानी अंबुजा है, नहीं मेरे भाई ये गलत है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, अंबुजा नहीं है, क्या, कंपाला, तो ये सही है। जाम्बिया की राजधानी लसुका है, ये सही है, यही गड़बड़ था, ऑप्शन सी, युगांडा की राजधानी कंपाला। 17वें में देखें हम लोग, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं लगती। तो हमें पता है मेरे भाई, भूमध्य सागर अपना जो है वो अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, यानी दोनों के बीच में, अफ्रीका के उत्तर में है, यूरोप के दक्षिण में है, तो इन दोनों के बीच है। और अफ्रीका से कौन कौन से अफ्रीकी देश उससे नहीं लगता है ये बताना है। तो नाइजर नहीं लगता मेरे भाई, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग नक्शा में अगर देखेंगे मैप में, तो ये नाइजर, ये भूमध्य सागर से नहीं लगता। नाइजर एक अफ्रीकी देश है, ये बीच में पड़ जाता है और भूमध्य सागर से नहीं लगता ये। तो बाकी सब अल्जीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, ये सब भूमध्य सागर से सटे हुए। अब हमारा देखिए कौन सा प्रश्न आ गया, ग्रेट साल्ट झील कहाँ है। ग्रेट साल्ट झील कहाँ है, ये तो है अमेरिका में है मेरे भाई। 5 महान झीलें आप लोग बहुत पढ़े होंगे, कहाँ है, ये अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो चलते हम लोग अगले प्रश्न पर, 19वां पर। महत्वपूर्ण प्रश्न है,
एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण में प्रवाहित होती है? एशिया की ऐसी कौन सी नदी है? हम लोग देखते हैं ज़्यादातर नदियाँ ये पूरब में बहती हैं, कुछ एकाक होते हैं जो भ्रंश घाटी से होकर वो पश्चिम में बहती हैं, लेकिन कह रहा है कौन सी नदी दक्षिण में बहती है, इस इधर दक्षिण में। तो साल्वीन, विकल्प नंबर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है, ये साल्वीन जो है मेरे भाई, यह जो है अपने उद्गम क्षेत्र से दक्षिण की, जहाँ से वो निकलती है वहाँ से वो दक्षिण क्षेत्र में बहती है। कहाँ है ये मेरे भाई? अंडमान सागर में, अंडमान सागर में। और बाकी सब जो इतने नाम दिए गए हैं ये उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। आमूर, लीना, ओब, ये सब उत्तर की ओर बहती हैं। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? सुपीरियर है, सुपीरियर झील, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग पढ़े होंगे ये। सुपीरियर झील कहाँ है मेरे भाई? 20वां प्रश्न में आपसे पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बताइए कहाँ है। तो चलिए आप लोग को बता देता हूँ, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य ये ताजे पानी की झील सुपीरियर झील जो है, जो कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है, 5 महान झीलों में से एक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर। सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की सुरक्षा करता है? तो हमें पता है सूर्य से जो विनाशकारी रेडिएशन आता है तो वो जो है ओजोन परत के द्वारा समताप मंडल में ओजोन गैसें पाई जाती है, वो वहीं उसे कैच करती है, रोकती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है पराबैंगनी किरणों को। तो वो मेरे भाई एक तो स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, यानी जो समताप मंडल हो गया, ये रोकता है, और ओजोन परत, इन दोनों होता है। तो विकल्प नंबर डी हो गया, तो यही सही है, यानी ओजोन परत और ओजोन मंडल जिसे हम लोग बोलते हैं वो समताप मंडल। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैचिंग वाला। मैचिंग वाला प्रश्न बढ़िया होता है। देखें क्या कह रहा है, सूची 1-2 को मिलाना है। इधर कुछ दे दिया है, कौन सा हमारा 22वां प्रश्न है। बहुत ही देखिए क्या कह रहा है इसे 22वें प्रश्न में, एक तो चक्रवात का नाम दिया गया है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इधर उष्णकटिबंधीय चक्रवात किन किन देशों में पाया जाता है उसे मैच कराना है। तो एक जो मैं आपको बता दूं, टाइफून जो सबसे क्लियर है, टाइफून कहाँ पाया जाता है? चीन में पाया जाता है। और विली विली कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। हरिकेन कहाँ पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। बचा एक बागियो, फिलीपींस में। तो ए हमारा 2 पे आना चाहिए, बी हमारा 4 पे आना चाहिए, और सी हमारा 1 पे आना चाहिए। तो कौन सा हमारा सही हो रहा है? ऑप्शन नंबर बी, 22वां का बी हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। तो चले हम लोग अब अगले प्रश्न पर। 23 में क्या है मेरे भाई? क्या कह रहा है 23वें में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा, कई मतलब एक तरफ दिया गया है, ये यहाँ पर ये दिया है, दूसरे नंबर इसे पर्वत का नाम दिया गया है। तो कौन सा मैचिंग नहीं कर रहा है ये हमें बताना है 23वें वाले में। तो मतलब ये स्थानीय पवन का नाम है, एक तरफ स्थानीय पवन का नाम है, यह किस पर्वत से होती है, कहाँ से निकलती है, ये इसका नाम दिया गया है। तो एक हमें जो सबसे यहाँ क्लियर है यहाँ पर 23वें वाले में, तो फान जो है आल्प्स पर्वत पर पाई जाती है, ये तो सही है हमारा, फान आल्प्स पर्वत पर पाई जाती है। और सिमोम अरब मरुस्थल में चलती है ये हवाएं। सिमोम जो होता है ये अरब के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क पवन है। ये सांता आना न्यूजीलैंड में नहीं पाई जाती है मेरे भाई, सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया में चलने वाली एक शुष्क पवन है। कहाँ मेरे भाई? दक्षिण कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया यहाँ मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा। और खमसीन मिस्र में चलती है, एक ठंडी हवा है, गर्म हवा है, सॉरी गर्म हवा। तो चले हम लोग अब अपने 24वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला है? तो ऐसा पृथ्वी के मतलब ये पूछ रहा है, पूरे पृथ्वी की बात कर रहा है, कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्रों पर फैला हुआ है? शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क, उपाद्र या अर्ध शुष्क प्रदेश मेरे भाई? शुष्क प्रदेश पृथ्वी के 1/3 क्षेत्रफल शुष्क प्रदेश है जो पृथ्वी पर फैला हुआ, जो सबसे ज़्यादा है। तो ये हो गया हमारा। चलें अगले प्रश्न पर, 25वें पर। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो हमें पता है
सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन जो होता है वो चाइना में होता है, सबसे ज़्यादा चाइना में। उसके बाद जो होता है भारत में। तो भारत जो है हमारा दूसरे स्थान पर है। भारत विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कहाँ है? ए, 25वां का ए हो जाएगा। ये डाटा कहाँ से आया है आप लोग ये बताइएगा, इस साल सा है। इसके डाटा कौन जारी करता है? तो चलिए हम लोग 26वें पर। 26वां में क्या कह रहा है मेरे भाई? निम्नलिखित देशों में कौन विश्व में प्रथम लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा है? भारत, ब्राज़ील, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कौन सा? ये जो हमारा 26वां प्रश्न है मेरे भाई, 5 बड़े लौह उत्पादक राज्य की बात करेंगे 2022 के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर जो दिए हुए ऑप्शन हैं इसमें ऑस्ट्रेलिया आएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादन करता है। दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? बिल्कुल सरल है मेरे भाई। नॉर्थ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक कौन सा है? इंडोनेशिया है। विकल्प नंबर बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 28वां। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडारण कहाँ है? ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, भंडारण की बात कर रहा है। अगर पूछेगा उत्पादन की बात पूछा होता तब तो हो जाता ये अफ़गानिस्तान। यूरेनियम सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान में उत्पादित होता है, लेकिन ये भंडारण की बात कर रहा है तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा भंडारण किया गया यूरेनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं। बुशमैन का संबंध है, बुशमैन का संबंध मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी कालाहारी से है। 29वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बुशमैन एक जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? कालाहारी में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कालाहारी मरुस्थल में, ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया आदि में यहाँ पाया जाता है। तो चले हम लोग अपने 30वें प्रश्न पर। बलियारी द्वीप समूह कहाँ है? बलियारी द्वीप समूह कहाँ पाया जाता है? काला सागर, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर या भूमध्य सागर में कहाँ पाया जाता है? 30वां वाला प्रश्न मेरे भाई, यह भूमध्य सागर में, भूमध्य सागर के स्पेन के तट के पास पाया जाता है यह बलियारी द्वीप समूह। मैप में देखेंगे तो पता चल जाएगा। अब हम लोग आ गया है एक प्रश्न हम लोगों के पास, क्या है? 31वां वाला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्या कह रहा है? देखिए, निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? भारत के संदर्भ में क्या गलत है ये हमें बताना है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। 31वां प्रश्न क्या कर रहा है? ध्यान से समझिएगा। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये तो सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, तो ये गलत है मेरे भाई। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है। और भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम विस्तार से अधिक है, ये भी सही है। तो यही हमारा गलत था, ऑप्शन नंबर बी ये गलत है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित नहीं है मेरे भाई। तो हमें पता है हमारा, जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो संपूर्ण भारत जो है अपना उसका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार जो है अलग अलग, मतलब आप लोग देखेंगे अक्षांश उसमें पाया जाता है, तो इसलिए उष्णकटिबंधीय में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। 32 में हम चलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, देखिए क्या है। पश्चिम बंगाल की सीमा मैपिंग से है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न होता है मैपिंग का। अगर आप लोग मैपिंग पढ़े होंगे तो बहुत मज़ा आता है। फ्री का आपको दे, आप लोग थोड़ा सा अगर मैपिंग पे ध्यान देंगे मेरे भाई तो आपको फ्री का नंबर मिल के जाएगा, क्योंकि मैपिंग से बहुत सवाल आते हैं आजकल। तो पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? अगर हम लोग पश्चिम बंगाल का मैप देखेंगे मेरे भाई, तो उसमें देखेंगे पश्चिम बंगाल जो होता है वो पूरब में असम से जुड़ा होता है। एक तो असम से हो गया, और पश्चिम बंगाल के ऊपर सिक्किम बैठा हुआ है, सिक्किम हो गया। और पश्चिम बंगाल के लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे तो बिहार, झारखंड और ओडिशा, 3 राज्य ये हैं, बिहार, झारखंड, ओडिशा। तो 5 राज्य हो गए, 5 राज्य बिहार पश्चिम बंगाल से सटे हुए हैं। तो इससे हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन में? तो सिक्किम, असम, मेघालय, ये तो गलत हो जाएगा। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सिक्किम, असम, बिहार, ये भी गलत हो जाएगा। सिक्किम, असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, 32वां का।
तो इस तरह से आप लोग पढ़ा करिए, आप लोग याद रहेगा। 33 में क्या है, निम्नलिखित में से, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं तो सही रहेगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करती हैं? किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं को अलग करती हैं? 33वां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे भाई। ये उत्तराखंड और मिजोरम, ये जो होते हैं ये जो है दो देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड मेरे भाई नेपाल और चीन से सटा हुआ है ये हमारा, तो ये नेपाल और चीन से सटा हुआ है। और ये मिजोरम की अगर हम बात कर लें मेरे भाई, तो मिजोरम भी दो राज्यों को छूता है, बांग्लादेश और म्यांमार को। तो और बाकी जो है ये सब अलग अलग, मतलब दो से ज़्यादा देशों को स्पर्श करते हैं। तो हमारा चलिए अब लोग हम अगले प्रश्न पर। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है इसकी बात कर रहा है मेरे भाई, ये हमें 34वां प्रश्न में पूछ रहा है। तो हमारा देखिए, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। नहीं भाई, ये तो गलत है। पश्चिमी घाट का अगर लोग देखेंगे, पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र वो अपेक्षाकृत कम ऊंचाई पर है, अधिक ऊंचाई पर नहीं। तो ये गलत हो गया, यही गलत है। बाकी सब सही। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है, सही है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियों मानी जाती हैं, ये भी सही है। तो केवल ए वाला सही नहीं था। 35वां देखते हैं मेरे भाई, भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये आपका कई सारा कन्फ्यूजन दूर करेगा, कई सारे आपको नए कंसेप्ट देगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो गार्डिन ऑस्टविन है, जिसे हम लोग K2 भी कहते हैं। K2 ये होता है। लेकिन ये गार्डविन ऑस्टिन K2 जो है मेरे भाई, ये इस समय POK में है। वो हमारा लद्दाख का हिस्सा जो अभी, वो पहले लद्दाख ये कश्मीर में आता था, जब अलग हो गया, तो ये अभी POK में है। तो POK अभी हमारे कब्जे में है नहीं, तो पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर आपसे यही पलट कर पूछ दे, तो सबसे पहले अगर आपसे पूछे ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो गार्डविन ऑस्टिन। अगर आपसे ये पूछे भारत की स्वतंत्र भूमि पर सबसे ऊंची चोटी, तब क्या है? लेकिन ये जो POK भारत के स्वतंत्र है नहीं अभी, तो ये उसके कब्जे में है। तो वो जो होगा वो कंचनजंगा होगा। कंचनजंगा ये कहाँ है? स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र भूमि पर है। तो ऐसे ऐसे आप जैसे पूछेगा वैसे आप लोग बताइएगा। तो चलिए हम लोग फिलहाल, भारत का सर्वोच्च है ये गार्डविन ऑस्टिन। तो हमारा अब अगला प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या है? निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, उससे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, उससे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे हमें सेट करना है। तो हमें पता है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश मेरे भाई हमारा इसमें जो है वो लक्षद्वीप है। यहाँ पर ये हमारा 36वां वाला प्रश्न में, तो सबसे छोटा लक्षद्वीप है, 32 किलोमीटर स्क्वायर का। तो लक्षद्वीप इसमें है नहीं, तो लक्षद्वीप से छोटा कौन? लक्षद्वीप से थोड़ा सा बड़ा कौन है? यानी दूसरा सबसे छोटा वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़, सॉरी। तो चंडीगढ़ हो जाएगा। तो जहाँ पहले चंडीगढ़ होगा वही सही होगा, बाकी वो लोग गलत हो जाएंगे। ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बचा यही चंडीगढ़। चंडीगढ़ से बड़ा दिल्ली, सॉरी ये नहीं होगा यहाँ पर। ये चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लद्दाख। ऑप्शन नंबर डी 36वां वाला सही है हमारा। ये 36वां का डी सही है। सबसे छोटा चंडीगढ़, उससे बड़ा दिल्ली, अंडमान निकोबार और सबसे बड़ा लद्दाख है। थोड़ा सा पानी पी लें दोस्त, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। तो चलते हम लोग अपने 37वें प्रश्न पर। क्या है मेरे भाई 37वां प्रश्न? महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, गलत है, इसको हमें बताना है। ये 37वें वाले में देखिए, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। दी गई है मेरे भाई, आप लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें भरपूर बताया जाएगा। तो ये तो सरासर गलत हो गया, ये तो सही है। तो करा है, ये तो कौन करा है? ये अनुसूची, ये
मतलब दिया गया है और इसके हिसाब से ये गलत हो गया। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ये वाला तो मतलब इसमें नहीं होना चाहिए। संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो 37वें वाले में हमारा ये तो गलत हो गया। कुल जनजाति संख्या आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट में रहती है, ये गलत है मेरे भाई। ये क्यों गलत है? क्योंकि जो जितनी भी जनजाति हैं उनमें से ज़्यादातर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र इत्यादि क्षेत्रों में जनजाति पाई जाती हैं। और ये जो नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है मेरे भाई, नॉर्थ ईस्ट में जो जनजाति की संख्या जो सन 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से 2 एसटी यानी जनजाति की जनसंख्या 12% के आसपास थी। तो ये जो 12% में ये यहाँ की जो बात करता है नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट में केवल 1-2% पाई जाती है, बाकी सब अलग क्षेत्रों में है। तो ये गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया हमारा? बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गम होती है, तो मेरे भाई गोमती जो हमारे ज़िले की नदी भी है, तो गोमती ये जो है ये एक मैदानी भाग से निकलती है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है पीलीभीत, वहाँ पर एक झील है फुलहर झील, वह मैदानी क्षेत्रों से निकलती है और लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर इत्यादि से होते हुए गाजीपुर के पास जाके गंगा में मिल जाती है। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही की बात कर रहा है मेरे भाई, गलत की नहीं। लोनार झील राजस्थान में, गलत है, महाराष्ट्र में है लोनार झील। नुक्की झील गुजरात में, नुक्की गुजरात में है, ये भी गलत होना चाहिए। क्या है आप लोग बताइए कमेंट में, मैं कमेंट देखता हूँ 39 वाले में। तो नुक्की झील जो है मेरे भाई, ये जो नुक्की झील राजस्थान में है, गुजरात में नहीं है। ये राजस्थान में नहीं, महाराष्ट्र में है, ये राजस्थान में है। नुक्की झील, सूरजकुंड झील जो है ये हरियाणा में, उत्तराखंड में नहीं है, ये हरियाणा में है। हमीरसर झील जो है ये गुजरात में है। तो यही सही है ऑप्शन नंबर। चले हम लोग अगले प्रश्न पे। भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? ठंडी में वर्षा कहाँ होती है? नॉर्थ ईस्ट में, सॉरी ये जो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में, और ये कहाँ होती है? दक्षिण पूर्व में, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मस्त प्रश्न एक और आ गया हमारा, ये मैचिंग वाला। मैचिंग वाला कितना सरल होता है आप लोग देखिए। एक तरफ दिया गया है जलाशय, इधर जलाशय का नाम दिया गया है और ये जलाशय किस राज्य में पाए जाते हैं ये है। तो ये हमें सबसे पहले हमें ये पता है, ये राणा प्रताप सागर, ये कहाँ है मेरे भाई? राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है, राणा प्रताप से ये राजस्थान में है। और गांधी सागर ये जो कहाँ है मेरे भाई? ये जो गांधी सागर की बात करा है ये मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश में है। और ये भवानी सागर कहाँ है? भवानी सागर मेरे भाई तमिलनाडु में है। और बचा एक भद्रा, भद्रा कर्नाटक में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ये विकल्प सही होगा? ए जो है 1 पर आना चाहिए, बी 4 पे होना चाहिए, और सी 2 पे होना चाहिए, और डी 3 पे होना चाहिए। तो ये हमारा आ गया विकल्प नंबर डी, 41 वाला डी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 42 में। सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे भाई, इसका आप लोग जरूर एनालिसिस एक बार करिएगा। किस राज्य के द्वारा भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है? मेरे भाई सबसे पहले जो डाटा आता था ये उसमें केरल बताया जाता था, केरल में सबसे अधिक रबड़ का उत्पादन होता है। लेकिन अभी फिर बाद में कुछ ये मतलब ये इधर उधर बात हुई कि भाई केरल में है कहाँ है, इसके काफ़ी विवाद इसमें हुआ 42वें वाले में। तो फिर एक नया डेटा आया है, उसमें फिर ये बताया गया कि नहीं भाई केरल में ही है, सबसे ज़्यादा रबड़ का उत्पादन केरल में ही होता है। ऐसे मसालों को लेकर आया था, मसाला कहाँ केरल में होता है कहाँ, जो फिर नया डाटा आया तो उसमें बताया गया सबसे ज़्यादा मसाला इस समय मध्य प्रदेश में होता है। तो उसी तरह से है। चलिए हम लोग, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, देखो अभी मैं इसी की बात कर रहा था, तो केरल में नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। 44 वाला देखें।
ये देखिए हमारा यहाँ दिया गया है, ऐसे प्रश्न आप लोग बहुत देखे होंगे, सॉल्व किए होंगे। ये 44वां प्रश्न हमारा क्या है, ये विभिन्न क्रांतियों के नाम दिया गया है इधर, और उन क्रांतियाँ किससे संबंधित हैं उधर नाम दिया गया है, और कौन सा सुमेलित है इसको बताना है। सुनहरी क्रांति का संबंध मेरे भाई यह उद्यान कृषि होता है, उद्यान कृषि होता है, यही सही है हमारा। और बाकी सब गलत हैं। क्यों गलत हैं? लाल क्रांति यह प्याज से नहीं होता है, टमाटर और मांस उत्पादन से होता है, तो ये गलत हो गया। गुलाबी क्रांति जो होता है मेरे भाई यह प्याज और झींगा उत्पादन से होता है, ये भी गलत हो गया। काली क्रांति जो होती है मेरे भाई यह काली मिर्च नहीं है, यहाँ पर आपको जो देखेगा सोचेगा ये है, वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है, ये भी गलत है। तो सही केवल एक। भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, यानी भारत में 2 सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाले राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। और कौन होगा? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर 46 क्या है 46वां में, निम्नलिखित राज्यों को उनके समुद्री सीमा से घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा कौन सा राज्य, सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र? गुजरात है, लेकिन गुजरात इसमें है नहीं। गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश जिसमें नहीं होगा वो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो एक और डी में से कोई होगा, ए और डी में से। तो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश है हमारा। ये आप लोग देखिए 46वां प्रश्न में महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग थोड़ा सा अगर कमेंट वमेंट करते रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ये जो हमारा ये है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा है, उसके बाद तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा 46वें में। तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए मेरे भाई, उससे हमें थोड़ा सा मिलता है कि एक मतलब फीडबैक मिलता है क्या है क्या नहीं। तो चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 47 पे क्या कह रहा है, गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडारण सर्वाधिक है? तो गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के, गोंडवाना एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है कोयले का, और इस क्षेत्र में कोयले किस प्रकार के कोयले का भंडारण होता है? अलग अलग कोयले का प्रकार होता है, पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, और इनकी जो है उसमें कार्बन के आधार पर बताया जाता है इसमें। तो कौन सा है सबसे ज़्यादा भंडारण गोंडवाना क्षेत्र में? तो पीट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, कौन सा है इसमें? आप लोग कमेंट में बताते रहिएगा। बिटुमिनस, बिटुमिनस ये जो है ये गोंडवाना क्षेत्र में सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 48वें में क्या है, भारत में सर्वाधिक टिन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? टिन उत्पादन करने वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी हमारा। ये कई बार ये तो उस प्रश्न आर में ये पूछा गया भी है, एक बार आप लोग अगर देखेंगे तो उसमें यह पूछा भी गया है। तो ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ टिन उत्पादन के मामले में सबसे आगे है। 48वां। तो हम लोग चलते हैं 49 वाले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 49, ये देखिए मैचिंग वाला आ गया, मस्त प्रश्न है, फ्री का नंबर दे के आपको जाता है ये, क्योंकि ये गलत नहीं होगा आपका। ये देखिए कोयला का क्षेत्र दिया गया है, कोयले के क्षेत्र दिए गए हैं, इधर राज्य दिए गए हैं, कौन सा कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? झरिया, आप लोग नाम खूब सुने होंगे झरिया का, तो झरिया कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। तो ये हो गया एक, तो ये हमारा क्लियर है सबसे ज़्यादा। और एक यहाँ पर और जो हमारा ये हो जाता है 49वां वाले प्रश्न में, ये मैचिंग का है, तो आप लोग देखे होंगे सी, तो ये वाला जो है हमारा ये सिंगरौली, सिंगरौली जो है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, सोन घाटी में पाया जाता है। इसके बाद ये जो हमारा झरिया है ये तो झारखंड में होगा, और ये सिंगरेनी है, सिंगरेनी गोदावरी घाटी में। और बचा है हमारा एक कोरबा, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा सही हो गया? तो विकल्प नंबर बी 49 वाले में, सी होगा। इस हिसाब से हमारा कहाँ हो गया? ये सी में आएगा, ए 4 पे आ जाएगा, बी 3 पे आ जाएगा, सिंगरेनी यहाँ आ जाएगा, कोरबा यहाँ आ जाएगा। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 50, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है, यानी अपने भारतीय भूभाग पर, भारतीय जमीन पर, भारतीय भूमि पर सबसे अधिक मिट्टी
कौन सी पाई जाती है? तो हमें पता है काली मिट्टी नहीं, कछारी मिट्टी, कछारी मिट्टी। विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 85 हो जाएगा। क्यों? कछारी मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। तो यही सबसे ज़्यादा पाई जाती है भारतीय भूमि पर, 40%। कितना? 40% केवल यही अकेले कछारी यानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे 51 पे। तो देखिए क्या है इसमें 51 वाला प्रश्न। देखने में तो भारी भरकम है लेकिन बहुत सरल है। कैसे सरल है देखिए आप लोग। हर एक कठिन चीज़ में एक सरल छुपा होता है, तो वही चाबी अगर आप लोग पकड़ लेंगे तो ये काम बन जाएगा आपका। 51 वाले में द्वितीय हरित क्रांति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। एक कथन है 3, और इन तीनों कथनों में कौन सा सही है तो इसे हमें बताना है। सही कथन का मतलब ये सिलेक्ट करना है। तो देखिए मेरे भाई, ये पहला क्या करा है, इसका लक्ष्य यानी द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चूँकि फसलों को छोड़कर अन्य फसलों को उत्पादन वृद्धि करना। नहीं भाई, ये सरासर गलत है। सरासर क्यों गलत है? क्योंकि द्वितीय हरित क्रांति ये कहता था, पहली क्रांति में जो प्रथम क्रांति है उसमें गेहूं चावल मुख्य रूप से इन्हीं पर फोकस था, और द्वितीय हरित क्रांति आई तो उसमें गेहूं चावल के अलावा अन्य फसलों को भी बढ़ाना, उत्पादन वृद्धि करना फैसला था। तो ये इसको कह रहा है कि पहली को छोड़कर, नहीं, वो सभी को लेकर, तो ये गलत हो जाएगा। यानी जो पहली प्रथम हरित क्रांति में लिया गया था वो, और उसके अलावा और भी लेकर तब द्वितीय हरित क्रांति शुरू किया गया था। दूसरे में क्या है, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन शामिल था। सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्रों में बीज, पानी और उर्वरक तकनीक विस्तार करना थे, भी सही है। यानी 2-3 सही है, बाकी सब गलत है। एक वाला गलत है, यानी एक जिसमें होगा गलत, ये इसमें था, इसमें था, इसमें था, अपने आप हो गया एलिमिनेशन के माध्यम से। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं 52 पे। तो थोड़ा सा आप लोग कठिन प्रश्नों से लड़ना सीखिए। अगर कठिन प्रश्नों से आप लोग लड़ना सीखेंगे तभी आप लोग जो है कर पाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे डाल दिए जाते हैं कठिन, भयभीत करने के लिए, भड़काने के लिए, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं होते हैं, वो सरल होते हैं। तो भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट धान का उत्पादन अधिक होता है। 52वां वाला ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में वो मतलब धान का उत्पादन अधिक होता है। तो सही है, हाँ, धान का उत्पादन पूर्वी तट में ज़्यादा होता है। कारण क्या दिया गया है, भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। ये गलत है मेरे भाई, पश्चिमी तट में अधिक वर्षा होती है, पूर्वी तट में क्या होता है, यहाँ घाटियाँ पाई जाती हैं, इसलिए यहाँ पर होता है। तो ये कारण गलत हो गया। तो केवल हमारा ए सही है, आर गलत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पर 53 वाले पे। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है मेरे भाई? उत्तर प्रदेश में। 53 का डी हो जाएगा हमारा। कहाँ है उत्तर प्रदेश में? कहाँ है मेरे भाई? वाराणसी में, बनारस। बनारस, जिसे आज की डेट में वाराणसी भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 54 वाले में क्या है मेरे भाई? एक तरफ जो है यहाँ पर दिया गया है, शिपयार्ड का नाम दिया गया है, शिपयार्ड का नाम, और एक तरफ राज्य दिया गया है, किस राज्य में पाया जाता है। तो गार्डन रिच शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। पश्चिम बंगाल या कोलकाता में है, तो सही है ये। तो कौन सा सही सुमेलित है उसको हमें बताना है। तो ए वाला सही है। और हिंदुस्तान शिपयार्ड ये कहाँ पाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, मुंबई में नहीं, आंध्र प्रदेश में। और कोचीन शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? यह केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में नहीं। कहाँ? केरल में। और मझगांव शिपयार्ड कहाँ पाया जाता है? मझगांव शिपयार्ड महाराष्ट्र में पाया जाता है, गोवा में नहीं। तो हो गया, ये आपको सारा ऑप्शन क्लियर कर दिया मैं। तो आगे चले हम लोग 55 पे आ गए हम लोग। अब 55 देखिए मिलाने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। फिर आ गया मिलाने वाला, बढ़िया प्रश्न है। मिलाना है सूची 1 सूची 2 है। इधर पेड़ पौधों के नाम दिया गया है और ये कहाँ पाए जाते हैं वो दिया गया है। तो हमारा ये बढ़िया प्रश्न है 55 वाला। तो देखिए ये सागौन जो है, सागौन मेरे भाई मध्य भारत में पाया जाता है, मिडल इंडिया, मध्य प्रदेश, कुछ उत्तर प्रदेश,
या इत्यादि के जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पाया जाता है। और देवदार कहाँ पाया जाता है मेरे? हिमालय के उच्च, जो हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पाया जाता है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। और ये सिनकोना, डी वाला जो सिनकोना है ये हिमालय के तराई क्षेत्रों में यानी पाया जाता है। और बचा है एक सुंदरी, ये सुंदरवन में पाया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो गया। तो चलिए हम लोग अपने प्रश्न नंबर 56, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है? मरुस्थल का राजा किसे कहा जाता है मेरे भाई? खेजरी को। ऑप्शन नंबर ए, खेजरी को मरुस्थल का राजा बोला जाता है। और इसको मतलब ताप सहन की सैनिक शक्ति, इसमें जो ताप सहन ये खेजरी वृक्ष है मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थल में पानी नहीं होता, वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो इसमें टेम्परेचर सहन करने की क्षमता अधिक होती है वृक्ष में। तो और ये जो ये दिया है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा, इसे मेरे भाई जंगल की आग कहा जाता है। पलाश का आप लोग सुने होंगे ना, पलाशी का युद्ध, तो पलाश का वृक्ष था वहाँ, तो ये वहीं, तो यही पलाश, इसका एक दूसरा नाम पलाश है ब्यूटीना मोनोस्पर्मा का। इसे जंगल की आग भी कहा जाता है, जंगल की आग। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है? तो मेरे भाई हमें पता है कि ये 57 वाले प्रश्न में कि जोग, ये शरावती नदी पर है जलप्रपात, तो ये भी कर्नाटक में ही है, कर्नाटक में ही है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है, ये किस नदी पर? कावेरी नदी पर, ये भी कर्नाटक में है। ये डुडुमा, डुडुमा जो है मेरे भाई ये ओडिशा में है। उडुमा ये कहाँ है? ओडिशा में, मंचकुंड नदी पर। किस नदी पर? मचकुंड नदी पर, ओडिशा में। और गोकाक ये भी कर्नाटक में है, तो घाटप्रभा नदी पर। चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न पे। 58 वाले में क्या कह रहा है, देखिए क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एकदम सिंपल है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। सही बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी हम लोग बचपन से जानते आए हैं। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में स्थित है। 38वां का जो है ये 58वां का ये कह रहा है। तो ये जो है भारत एक मानसूनी देश है, तो इसमें सॉरी कह रहा है ना, भारत एक मानसूनी देश है, तो सही है। और उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, सॉरी ए हो जाना, ए होना चाहिए इसका, तो यही होना चाहिए। फिलहाल आप लोग कमेंट में बताइएगा, यहाँ पर थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, लेकिन यही है, जिसको मैं देखकर पिन कर दूंगा। तो चलते हम लोग अपने अब 59, प्रश्न नंबर 59 पे। क्या है 59 वाले में? देखिए 59 का जो प्रश्न है, एक तरफ मेरे भाई यहाँ दिया तेल शोधन कारखाना दिया गया है, इधर तेल शोधन कारखाना दिया गया है, और तेल शोधन कारखाना कहाँ है और स्थान का नाम दिया गया है, राज्य का नाम। तो ये नुमालीगढ़ पहले दिया गया है, नुमालीगढ़ असम में है, बिल्कुल सही है। यह कौन सा सुमेलित नहीं है यह पूछा है। बरौनी बिहार में है, ये भी तो सही है। ये नागापट्टनम तमिलनाडु में है, तो ये भी सही है। नून माटी गुजरात में है, नहीं असम में है। कहाँ है? नून माटी असम में, तो यही गलत था। तो चले हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है? तो भारी जल संयंत्र स्थापित कहाँ नहीं है परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए? तो तालचेर, कैगा, हजीरा, कोटा व थाल। 60वां प्रश्न है ये हमारा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कैगा में नहीं है, ये कैगा कहाँ है मेरे भाई, आप लोग ये यहाँ पर बता दें। तो ये जो तालचेर है, तालचेर हमें पता है ये कहाँ है, तालचेर ओडिशा में है, ओडिशा में है। ये कैगा कहाँ है? कैगा मेरे भाई कर्नाटक में है, कर्नाटक में है, कर्नाटक। और हजीरा, ये हजीरा कहाँ है? गुजरात में है। और कोटा कहाँ? कोटा और थाल ये तो आप लोग जानते हैं राजस्थान में है ये, तो ये हो गया। तो कैगा में भारी संयंत्र स्थापित नहीं है। 61 वाला देख लें हम लोग। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ है?
तो कहाँ है मेरे भाई ये? हैदराबाद, बेंगलुरु, देहरादून, नई दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए क्या है, 62 वाले निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म यानी गलत युग्म को चयन करना है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है ये। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च नहीं मेरे भाई, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। कब? 21 मार्च। तो ये गलत हो गया, बाकी सब सही हैं। 63 में देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है। 63 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक है? थोड़ा छोटा करते हैं, अब सही है। कौन सा एक अजैविक घटक है, इसको बताना है। तो अजैविक में क्या होता है? अजैविक कंपोनेंट में मतलब जैसे मेरे भाई टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो आर्द्रता होती है यानी ह्यूमिडिटी, ये सब जो होते हैं अजैविक में आते हैं। तो कौन सा अजैविक घटक नहीं है? प्रकाश नहीं है, मृदा नहीं, कार्बोहाइड्रेट उत्पादक। तो ये 63वां में हमारा ये हो जाएगा उत्पादक। बाकी सब जो है ये ये नहीं है 63वें वाले में। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न में। क्या कह रहा है? सूची एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ प्रारंभ होने का वर्ष दिया गया है, इसे हमें मिला देना है। तो क्या है इसमें? मिलाइए। हाथी परियोजना हमें पता है 1992 में शुरू हुआ था, तो इसको हम मिला देते हैं एक एरो के माध्यम से। 1992 में शुरू हुआ था। बाघ परियोजना 1973 में शुरू हुआ था, ये हो गया। अब क्या है हमारा? दो, देखिए 2 से हमारा काम बन रहा है। ए 3 पे कर दीजिए और सी 1 पर कर दीजिए, तो हमारा काम बन गया इतने से। ऑप्शन नंबर सी। हमें देखिए 2 ही आ रहा था, फिर भी हमने इसको पा लिया आंसर इसका। और बी वाला चौथे पे चला जाएगा। ये जो लाल पांडा परियोजना है चौथे पे चला आएगा। हंगुल परियोजना है 70 पे चला आएगा, 1970। तो ये हो गया। तो देखते हैं, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है? तो किसकी गणना की जाती है मेरे भाई? घुली हुई ऑक्सीजन में, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, तो इसकी ऑप्शन नंबर ए, घुली हुई ऑक्सीजन का। जैसे पानी में जब जितना ऑक्सीजन रहता है उतना उसमें जलीय जीव जो हैं उनकी सेहत अच्छा होता है। पानी में ऑक्सीजन की कम हो जाती है तो उसकी वजह से उसकी गुणवत्ता, उसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है और उसमें जलीय जीवों को सेहत खराब होने लगती है। 65वां वाला हमारा। चलते अपने 66। क्या है 66वें वाले में? पारिस्थितिकी तंत्र विभिन्न पोषण स्तर ऊर्जा में स्थानांतरण का नियम कहलाता है। तो हमें पता है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में जाती है तो ऊर्जा का वहाँ ह्रास होता है। क्या होता है मेरे भाई? ऊर्जा का डिग्रेडेशन होता है, ह्रास होता है। तो कितना ह्रास होता है? 10% का। जैसे मान लीजिए बकरी ने पत्ता खाया, तो अगर बकरी को शेर खाएगा तो शेर को बकरी की तुलना में सिर्फ 10% ही एनर्जी मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये, 10% का नियम। 67 देख लीजिए। 67 में क्या है? थोड़ा समझो, छोटा करें, अब सही है। 67 में क्या है मेरे भाई? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 कौन सा फैसला लिया गया था? 67वां महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो इसमें मेरे भाई ये जो फैसला लिया गया था 2000 तक विकसित देश यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं 2000 तक वो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, जो पराबैंगनी किरण में छेद करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए लिया गया था। क्या है इसमें? विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो पता है यहाँ पांडा होता है, कुछ लोग बताते हैं लाल पांडा, कुछ लोग कहते हैं सफ़ेद पांडा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सफ़ेद पांडा दिया है। तो चलिए हम लोग देखते लेते हैं 69।
क्या है 69 वाले में? कुछ वर्ष पहले गिद्ध भारतीय देहातों में आम तौर पर दिखते थे। देखिए बड़ा प्रश्न है लेकिन यह बिल्कुल सरल है। कैसे सरल है? कह रहा है कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध जो गांव देहात में दिखाई देते थे किंतु आजकल कभी कभार ही नज़र आते हैं। ये क्यों, इसका मतलब क्या कारण है? कहाँ गिद्ध चले गए, क्यों विलुप्त हो गए, इसके बारे में पूछ रहा है। तो मेरे भाई हमें पता है कि जो पशुओं को पहले एक इंजेक्शन लगता था, वो इंजेक्शन जो है मतलब पशुओं के दर्द उपचार के लिए लगता था। तो वो अगर पशु को जिस पशु को इंजेक्शन लग जाता था वो, और वह पशु यदि मर जाता था और उस पशु को अगर मतलब फेंक दिया जाता था वैसे खुले में, तो अगर उस गिद्ध उसको खा लेते थे तो वो उनकी किडनी उडनी फेल हो जाती थी, वो मर जाते थे गिद्ध, इसीलिए वो विलुप्त हो गए। इसलिए वो इंजेक्शन भी अब बंद हो गया, सरकार ने उस पर बहुत कड़ा प्रतिबंध लगाया। तो यहाँ पर क्या है, गौ मालिकों द्वारा रोग यानी बीमार पशुओं को उपचार के लिए प्रयुक्त एक औषधि, यही ऑप्शन नंबर बी है। 70 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है, यानी प्राथमिक यानी प्रदूषण का सही विकल्प कौन सा है? ये 70 वाले में हमसे पूछा है। तो प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड ये है। 71 वाले पे चलते हैं, देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? ये पिरामिड होता है, ये सीधा पिरामिड होता है, और ये उल्टा पिरामिड होता है। तो सीधा पिरामिड की बात कर रहा है मेरे भाई, संख्या, बायोमास, ऊर्जा या तीनों में किस में होता है मेरे भाई? ये ऊर्जा पिरामिड में। क्योंकि ऊर्जा पिरामिड में सीधा क्यों होता है ऐसा कि यहाँ ऊर्जा ज़्यादा है, फिर उसको जो खाएगा उसका कम मिलेगा, फिर उसको जो खाएगा, यानी ऊर्जा का अभी मैं बताया 10% हरासमेंट यही है। तो ऊर्जा का 10% पिरामिड सदैव सीधा है। तो साथियों हम लोग आधा देख लिया, ये जो जियोग्राफी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने आधा देख लिया। पार्ट 1 हम इसको रखते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो आपको देखने में, हमें अपलोड करने में दोनों में समस्या होगी। तो सॉरी, ये पार्ट 1 में हम रखते हैं, और इसके बाद हम पार्ट 2 लाएंगे जिसमें हम यूपी स्पेशल यानी भूगोल का ही रहेगा वो प्रश्न, लेकिन यूपी स्पेशल से और जो इसमें जो बचे हुए और क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन, तो 140 प्रश्न है इसमें, तो मैं आधा इसमें करवा दे रहा हूँ, आधा अगले में करवाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।